Assalamualaikum everyone. Hopefully everyone is doing well. In today's class you are going to learn that how can you commence effective engaging online sessions. That is the need of hour. ठीक है, आजकल के दौर में ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अगर हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जैसा कि हमारा मिशन है कि हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, लेट्स से अभी करंट सिनेरियो में भी प्रिवेलिंग जो है, तो हम उनको इंगेज कैसे रखें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपने अक्सर वो एक फ़नी सी तस्वीर देखी होगी कि एक बच्चा बैठा हुआ पढ़ रहा है, उसके पीछे एक वालदा है जो उसको कह लेंगे उसके पीछे स्टिक लेके बैठी हुई है और उसको उसके पीछे उनका हाथ है। तो दैट इज़ नॉट द वे के पेरेंट्स को भी अपनी पूरी जान मारनी पड़ रही है, और क्योंकि इंगेजिंग नहीं है सेशंस। तो आज के जो ट्रेनिंग सेशन है उसका मकसद ये है कि हम उसी को कवर करेंगे, इसकी साइंस को समझेंगे। पहली बात तो ये कि ऑनलाइन लर्निंग कैन बी वेरी लोनली, इसमें कोई शक नहीं है। हाउ डू यू मेक आवर स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ अ लर्निंग कम्युनिटी। आप किस तरह से बनाते हैं, अपने जहन में सोचें। हाउ डू वी गेट आवर स्टूडेंट्स इंगेज इन आवर क्लास। हम फिज़िकल क्लास में किस तरह से इंगेज करते हैं उनको। वॉट डज़ इट इवन मीन टू बी इंगेज्ड। इंगेज होने का मतलब क्या है असल में, ठीक है। क्या ये मतलब है दैट वॉज एन ऑसम वर्कशीट। ऐसा कभी किसी स्टूडेंट को आपने कहते हुए सुना है। हम समझते हैं इंगेज का मतलब है बच्चों के हाथ में वर्कशीट पकड़ा दो, तो ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि बच्चा कहे कि दैट वाज एन ऑसम वर्कशीट। तो दैट इज़ नॉट इंगेजिंग। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देयर आर लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट। ये सबसे नीचे वाला लेवल जो है वो है रेबेलियन, ठीक है। ये सबसे ख़तरनाक लेवल है। यहाँ पर बच्चे की अटेंशन भी डाइवर्टेड होती है और बच्चा कमिटेड भी नहीं होता। बच्चे की अटेंशन बिल्कुल कहीं और होती है और वो कमिटेड नहीं होता। दूसरा वाला जो है वो है रिट्रीटिज़म। रिट्रीटिज़म में आप देखें अटेंशन भी नहीं होती और कमिटमेंट भी नहीं होती। रेबिलियन में क्या था, अटेंशन डाइवर्ट थी, वो कुछ और करना चाह रहा है, ठीक है, और कमिटमेंट नहीं है। रिट्रीटिज़म में क्या होता है, अटेंशन नहीं होती, कहीं और डाइवर्ट नहीं होती, लेकिन वहाँ पर भी नहीं होती, और कमिटमेंट नहीं होती। रिचुअल कंप्लायंस जो तीसरा लेवल है, इसमें क्या है कि बच्चे की अटेंशन लो है लेकिन लो है, और कमिटमेंट भी लो है। अटेंशन भी लो है और कमिटमेंट भी लो है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस। स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस में अटेंशन भी हाई है लेकिन कमिटमेंट लो है। आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कमिटेड बहुत आपको अच्छे दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहे होंगे, लेकिन कमिटमेंट उनकी ज़्यादा नहीं होती। लाइक वो होमवर्क नहीं करेंगे, आपके बताए गए टास्क करके नहीं लाएंगे, लेकिन बज़ाहिर आपको बहुत एक्टिव दिखेंगे। और जो बिल्कुल जो इंगेजमेंट की टॉप कैटेगरी है उसमें क्या है कि हाई अटेंशन, हाई कमिटमेंट। दैट इज़ आवर गोल। ये हमारा गोल है कि जो हमने अचीव करना है। जितने भी टीचर्स रिलेटेड हैं इस प्रोजेक्ट से, दे हैव टू अचीव दिस हाईली इंगेजिंग, के बच्चों की अटेंशन भी हाईली ग्रास्प करनी है, उनका कमिटमेंट लेवल भी आप लोगों ने हाई बनाना है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऑथेंटिक एंगेजमेंट की बात करें तो असाइन टास्क हैव मीनिंग एंड वैल्यू टू द स्टूडेंट्स। ऑथेंटिक एंगेजमेंट में आप जो टास्क असाइन कर रहे हैं उसका बच्चे के लिए मीनिंग भी होना चाहिए और उसके लिए वैल्यूएबल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि एक चीज़ का मीनिंग भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, बच्चे के लिए नहीं है, आपके लिए तो है। स्टूडेंट विल परसिस्ट इवन व्हेन टास्क इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स तब भी उसको करेगा चाहे टास्क मुश्किल भी हो। अगर मैं साइंस में इसकी एग्जांपल दूं कि जैसे एक बच्चे हैं, आपको पता है उनको गेम्स खेलने का शौक़ होता है, तो अब अगर आपने लेट्स से उनको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना है, तो उनसे आप एक मर्डर मिस्ट्री रिजॉल्व करवा लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। अब वो बच्चा उसको एज ए चैलेंज लेगा, अब वो उसको मुश्किल भी लगेगा, उसको जाके सीखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे की हाई अटेंशन और हाई कमिटमेंट डेवलप होगी। इस तरह से आप ऑथेंटिक इंगेजमेंट जो है अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस। इस लेवल में देखें क्या होता है कि असाइन टास्क हैव लिटिल मीनिंग और डायरेक्ट वैल्यू टू द स्टूडेंट्स। जो आप टास्क असाइन कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मीनिंग है बच्चे के लिए, वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स विल परसिस्ट टू ऑब्टेन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स लाइक ग्रेड्स। लेकिन यहाँ पर आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं कि ये बच्चा यहाँ पे ग्रेड्स के लिए काम करेगा। आपके एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि आप लोग इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो इसमें बच्चे की अटेंशन भी हाई होगी लेकिन कमिटमेंट लो होगी। अटेंशन तो हाई होगी वक्ती तौर पे क्योंकि बच्चा जो है ग्रेड लेना चाह रहा है, लेकिन कमिटमेंट फिर भी वो ज़्यादा देर तक उसको परसिस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद है लेवल
लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। उसके बाद है रिचुअल कंप्लायंस, जो हमने तीसरे नंबर पे देखा था। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर विलिंग टू एक्सपेंड एफर्ट टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे ये होता है कि जैसा मैंने आपको एक शुरू में एक सिचुएशन बताया कि वालिदैन पीछे बैठे हुए कि अगर तुम यहाँ से हटे तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो अब वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए बैठा तो है उससे बचने के लिए, बट उसका कोई उससे इमोशनल लेना देना नहीं है। एम्फोसिस इज़ टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसका बस ये कि वहाँ रह के मैं मिनिमम क्राइटेरिया में बैठा रहूँ, इन्वॉल्व रहूँ, दैट्स ऑल। इसको कहते हैं लो अटेंशन, लो कमिटमेंट। उसके बाद जो है रिट्रीटिज़म आपने पढ़ा था। रिट्रीटिज़म जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट डिसएंगेज फ्रॉम टास्क। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है वो टास्क से बिल्कुल डिसएंगेज नज़र आ रहा है, एंगेज है ही नहीं बिल्कुल भी। एंड स्टूडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट एंड लर्न्स लिटिल। ना तो वो पार्टिसिपेट करेगा ना वो सीखेगा। और स्टूडेंट, लेकिन ये एक बात यहाँ जो पॉजिटिव है, स्टूडेंट इज़ नॉट डिसरप्टिव। वो डिसरप्ट नहीं कर रहा, क्लास को होने दे रहा है, लेकिन उसको खुद को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा। इस लेवल ऑफ एंगेजमेंट को कहते हैं रिट्रीटिज़म। और इसमें अटेंशन भी नहीं होती, कमिटमेंट भी नहीं होती। जो सबसे ख़तरनाक लेवल होता है वो होता है रेबेलियन। स्टूडेंट जो होता है वो टास्क करने से मना कर देगा आपको, और स्टूडेंट ट्राई करेगा कि वो टास्क को सब्स्टिट्यूट करे। स्टूडेंट डिसरप्टिव होता है। स्टूडेंट नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है एजुकेशन की तरफ, कभी कभार आपकी तरफ भी। वो बदतमीज़ी भी कर सकता है। अटेंशन सीकिंग, आपने देखा होगा क्लासेस में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। एजुकेटर्स को, टीचर्स को ये बात पता है, कुछ बच्चे कंटिन्यूसली अटेंशन सीकिंग करते हैं। मतलब वो कभी भी कुछ भी करेंगे, किसी को फिज़िकल क्लासेस में किसी को मार कर, किसी को बुली कर, किसी को छेड़ कर, कोई जोक क्रैक करके, या ऐसी कोई भी हरकत करके जिससे क्लास का टाइम ज़ाया हो। ठीक है, वो इंगेज नहीं है, उनका डिसरप्टिव बिहेवियर है, डाइवर्टेड अटेंशन है, और कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। ठीक है, अगेन आप इसको देख लें, यही चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। सबसे ख़तरनाक लेवल है रेबिलियन, उसके बाद है रिट्रीटिज़म, फिर रिचुअल कंप्लायंस है, फिर स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस है, और सबसे जो बेहतर इम्प्रूव जो हमारा गोल है वो है हाई अटेंशन, हाई कमिटमेंट। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एंगेजमेंट। वाई आरंट ऑल स्टूडेंट्स एंगेज? सब स्टूडेंट्स एंगेज क्यों नहीं होते हैं? Could it be our fault? What do we do to create disengaged students? हम डिसएंगेज स्टूडेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं? मतलब हमने आज तक ये पढ़ा है ना कि हम इंगेज कैसे करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम डिसएंगेज, हमारी ऐसी कौन सी गफलत होती है, ऐसी कौन सी केयरलेसनेस है जिसकी वजह से बच्चा डिसएंगेज हो रहा होता है। तो हाउ डू यू गेट योर स्टूडेंट्स एंगेज? आप अपने स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पर एक क्वालिटी मैटर्स नाम की एक टेक्निक है। ठीक है, दैट इज़ अ सेट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन, अ फैकल्टी स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू प्रोसेस फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये एक तरह की टेक्निक है जो मैं आपको इसमें यूज़ करना सिखाऊंगी। इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन स्टाफ, दे वर्क विद फैकल्टी। ठीक है, अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ फैकल्टी एंड स्टाफ, जिसका मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि फैकल्टी ड्रिवन होता है और उसमें पीयर रिव्यू होता है। इसमें चार चीज़ें इसमें जो है इम्प्लीमेंटेड होती हैं। कोलैबोरेटिव होता है, कंटिन्यूस होता है, कोलिजियल होता है और सेंटर्ड होता है। इसकी क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटी मैटर्स के रूब्रिक्स होते हैं। ठीक है, ये रूब्रिक स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें आप देख लें कोर्स का ओवरव्यू इसमें दिया गया है, पूरा एक कोर्स है। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स एक कोर्स है। इसमें क्या होता है, कोर्स का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, असेसमेंट एंड मेजर्स हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, लर्नर इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट है, कोर्स टेक्नोलॉजी है, लर्नर सपोर्ट है, एक्सेसिबिलिटी है। अब इसमें हमने जिस चीज़ को फोकस करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लर्नर इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। ये जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरा क्वालिटी मैटर्स कोर्स है, इसमें से आपको जो स्पेसिफिकली यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वह है लर्नर इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। ये क्योंकि आज हमारा फोकल जो पॉइंट है। लर्नर इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट में देखें तो कोर्स कंपोनेंट्स दैट प्रमोट एक्टिव लर्निंग प्रोसेस एंड टू लर्नर परसिस्टेंस। ठीक है, द लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रमोट द अचीवमेंट, ये हमारे जो हैं गोल्स हैं। द लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रमोट द अचीवमेंट ऑफ द स्टेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और कॉम्पिटेंसेस।
Learning activities provide opportunities for interaction that support active learning. The instructor's plan for classroom response time and feedback on assignment is clearly stated. The requirements for learner interaction are clearly stated. ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ इसको एक बार सुन लें. इसमें जो पहला था, द लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रमोट द अचीवमेंट ऑफ स्टेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉम्पिटेंसीज. तो इसका जो की वर्ड है वो क्या है? अलाइनमेंट. यानी कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ आपने डिज़ाइन की हुई हैं वो प्रमोट करती हैं कि आप जो हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को या कॉम्पिटेंसीज को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सिंपल सी बात है, जो प्लान आप अपने साथ लेकर आते हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्टिविटीज़ आप डिज़ाइन करके लाते हैं, वो सबसे बड़ा एक हथियार है, एक टूल हैं जो अलाइनमेंट कहलाता है. क्रिटिकल कोर्स कंपोनेंट्स रीइंफोर्स वन अनदर. ठीक है, आप देखें कि आपने अपने लेसन से रिलेवेंट कौन सी एक्टिविटी प्लान की है. आप ऐसा क्या इंटरेस्टिंग सोच के आए हैं, आपके पास ऐसा क्या है जिससे लर्नर जो है वो आपके साथ इंगेज रहेगा, उसको अच्छा लगेगा. हमेशा याद रखें, जब भी कोई लेसन प्लान करें तो ख़ुद को लर्नर के पाँव में रख के शूज़ में डाल के देखें और आप देखें कि उसको कितना मज़ा आएगा. आपको मतलब आपको कितना मज़ा आता है किसी ऐसी चीज़ को देखकर जो मोनोटोनस हो. आपको भी बीच में कुछ ना कुछ करने का, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हों या ऐसी जिससे आपका इंटरेस्ट जुड़ता हो. तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी वैल्यू ज़रूर ऐड करें. उनको ये ना देखें कि अब आपने पढ़ाए जाना है, दैट्स ऑल. उनको आपने जो है इंगेज करना है, उनको दिखाना है कि आपके मतलब का यहाँ पर कुछ है. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, द लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रमोट द अचीवमेंट ऑफ द स्टेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉम्पिटेंसीज. ठीक है, वही सेम चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी. ठीक है, इसमें क्या है, डू योर एक्टिविटीज़ लाइन अप विद योर मॉड्यूल्स विद योर ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि जो आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको आप लाइन अप करें जो आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं लेसन के. मतलब लेसन का जो ऑब्जेक्टिव रखा है, इट रियली मीन्स अ लॉट. ठीक है, उसके बाद सेम वही कैटेगरी है, लर्निंग एक्टिविटीज़ अलाइन विद द कोर्स एंड मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स और कॉम्पिटेंसीज एज वेल एज विद असेसमेंट्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स and course technologies by engaging learners in activities that promote mastery of the stated learning objectives or competences. अगर मैं इसको सिंपल करके बात करूँ तो वो ये है कि देखें, जो भी आप लर्निंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, अब ये नहीं कि आपने बहुत ज़बरदस्ती लर्निंग एक्टिविटी लेकर आ गए पर उसका लेसन से, ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं. अब आपकी हर चीज़ अलाइंड होनी चाहिए. आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी मेथडोलॉजीज़, आपकी एक्टिविटीज़, आपका इंस्ट्रक्शन मटीरियल, आपकी जो असेसमेंट आप कर रहे हो, तो एवरीथिंग मस्ट बी अलाइंड. इससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा, वो इंगेज रहेगा. ये नहीं कि आप 1 मिनट में मशरिक़ पढ़ा रहे हो, दूसरे मिनट में मगरिब पढ़ाने लग गए हो. चाहे आप इतने इंटरेस्टिंग भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप बार बार जंप कर रहे हो, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा. डेवलपमेंटल थ्योरी पे काम करें, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना सीखें ग्रेजुअली, थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ऊपर, फिर उससे थोड़ा ऊपर. इससे ये होता है कि बच्चा स्पायरली प्रोग्रेस करता है. और ऐसा करने में ये होता है कि देखिए, वो बोर नहीं होता, उसको फील हो रहा होता है कि मेरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है. तो उसकी एक एंगेजमेंट जो है बन जाती है. जैसे कि मैथ्स में आपने देखा होगा कि बच्चा पहले 2 लेवल पे डिवीजन करता है, फिर तीसरे लेवल पे, फिर चौथे, मतलब वो फिर उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना. वो फिर एक वक्त आता है कि मतलब ऑटो पे वो एक चीज़ कर रहा होता है, उसके लिए वो एक गेम की तरह हो जाती है. The purpose of learning activities is to facilitate the learner's achievement of the stated objectives and competencies. अब देखें, जो भी आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जो भी डिज़ाइन करके लाएं, अब उसमें आपके लर्नर जो है, आपका सामने जो बैठा है, आप उसको सिखाना क्या चाह रहे हो, उससे भी बहुत इम्पैक्ट होता है. आप उसको कोई इररेलेवेंट एक्टिविटी करा देते हो जो उसके लेवल पे नहीं सिखाने की, और जो उसको सिखाना था वो आपने नहीं सिखाया. तो इट रियली मैटर्स कि आपने हर चीज़ को लेके चलना है कि ऑब्जेक्टिव भी अलाइंड हो, उसकी मेथडोलॉजी से भी अलाइंड हो, असेसमेंट भी अलाइंड हो, बच्चे के जो लर्निंग का जो लेवल है वो भी अलाइंड हो. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शन दैट सपोर्ट एक्टिव लर्निंग. अब लर्निंग एक्टिविटीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि उससे मौके मिलते हैं जिससे बच्चे एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं. एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक्टिविटीज़ इनकरेज लर्नर्स engagement through different types of interaction as appropriate to the course. ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, लर्नर्स को इनकरेज करती हैं कि वो डिफरेंट तरह की इंटरेक्शन कर सकें
कोर्स के दौरान आपने एक्टिविटीज़ में यही होता है ना, एक दूसरे से आपने क्या किया, जैसे जूम क्लासेस आप ले रहे हैं, जैसे कि मिसेस अराफात आपको एक सेशन कराएंगे, उसमें आपको बताएंगे किस तरह से जूम की क्लास को आप डिसोसिएट कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स आपने बना दिए, उनसे कहा आपस में चलें। अब आप लोग उनको लेट्स से कि आप एक टॉपिक दे दें, आपने इस टॉपिक पे बातचीत करनी है आपस में, एक इंग्लिश की क्लास में, ठीक है, आपस में बातचीत करें, कन्वर्सेट करें। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि वो खुद बोलने लगे, इन्वॉल्व हो गए। तो अब जाहिर है जब बच्चा खुद करेगा, खुद बोलेगा, खुद लिखेगा, खुद, तो ज़ाहिर है उस पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और जब वो करेगा तो अच्छा करेगा तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगी। इससे क्या होगा, बच्चा ऑटोमेटिकली इंगेज होगा। लेकिन एक बच्चा बिल्कुल मोनोटोनस वे में बैठा हुआ सुन रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी दिलचस्पी बिल्कुल भी आपके साथ जो है वो नहीं होगी। उसके बाद है इंटरेक्शंस आर डिज़ाइंड एज एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड मे वेरी विद द डिसिप्लिन, पर्पस एंड द लेवल ऑफ कोर्स। बहुत ईजी सी बात है, ठीक है। जो इंटरेक्शंस होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सपोर्ट कर सकें, उसके पर्पस को बिल्ड कर सकें। हमेशा याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लैरिटी। आप क्लियर हो आपने क्या सिखाना है, फिर उससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ लेकर आएँ। आपने अपने टॉपिक से डेविएट नहीं करना, जो कि 99% टीचर्स करते हैं, अपने टॉपिक से हट जाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते वो इतने मगन हो जाते हैं, वो कहाँ से कहाँ निकल गए उनको खुद भी आइडिया नहीं होता। Look for the purpose of the interactions and not just the number of opportunities for the interaction. आप मकसद पे जाया करें। ये नहीं कि अब आपको एक ही क्लास में आपने 12 एक्टिविटीज़ करा ली, मतलब आप देखें जिस क्लास में एक एक्टिविटी की ज़रूरत है एक करवाएं, जहाँ 2 की ज़रूरत है वहाँ 2 करवाएं। आप पर्पसफुल रहें, आप मकसद रहें, बामकसद रहें, ठीक है। Interactions are designed as activities to support the course objectives or competencies and may vary with the discipline, purpose and level of the course. ठीक है, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये डिफरेंट हो सकती है। अब ये नहीं कि हो सकता है साइंस में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, अब उर्दू है एक मजमून है, इस्लामियात है, उसमें इतनी एक्टिविटीज़ ना हो, बच्चे वैसे वो आप स्टोरी के वे में सुना रहे हो तो इंगेज रहें। तो हर सब्जेक्ट की जो एक कह लें कि मेथडोलॉजी है, अप्रोच है, वो डिफरेंट होगी। Types of interactions include learner to instructor, learner to content and learner to learner. ठीक है, 3 तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, जो कि लर्नर टू इंस्ट्रक्टर होता है यानी टीचर को होता है, और टीचर लर्नर और कंटेंट के दरमियान होता है, यानी कि जो आप कंटेंट कर रहे हो, कंटेंट आप जो दे रहे हो पिक्चर्स की फॉर्म में या बोल रहे हैं आप, ठीक है, वो कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। और फिर लर्नर का लर्नर यानी लर्नर बैठा हुआ, जो दूसरे लर्नर्स जो बैठे हुए हैं, एक आप जूम क्लास ले रहे हैं तो एक बच्चा बैठा है, 26 बच्चे और भी बैठे हुए हैं, तो उनका आपस में इंटरेक्शन है या नहीं, या सिर्फ लर्नर टू इंस्ट्रक्टर ही चला जा रहा है, ठीक है। माई कोर्स lacks interactivity and it has no point, I assume the software would take care of that. यानी कि अब देखें एक बंदा बैठा हुआ है स्क्रीन के सामने, वो अकेला बैठा हुआ है, बिल्कुल लोनली फील कर रहा है, उसको लग ही नहीं रहा, उसको लग रहा है मैं एक वीडियो देख रहा हूँ बैठ के, तो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएगा, वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व और इंगेज नहीं रहेगा, जहाँ उसको अपनी वैल्यू फील नहीं हो रही होगी। उसके बाद देखें एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स इंगेजिंग बाय डूइंग समथिंग। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, एक्टिव लर्निंग या इंगेजिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है कुछ करने से। आप कुछ कराएंगे तो वो एक्टिव होंगे, उनसे डिस्कवर कराएं, उनसे प्रोसेस करवाएं, उनसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाएं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनसे सवाल कर लें, उनको कहें आप बोलें, आप लिखें, आप कहें, आप बनाएं, ड्रॉ करें। छोटे बच्चों उनसे कहें चलें मैंगो बना के दिखाएं, मतलब दे विल डू समथिंग एंड दे वुड लव इट। मतलब आप उनको करवाएं, इन्वॉल्व करें, लेट देम डू समथिंग, या उनको बोलने दें, उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करने दें। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर याद रखिएगा, अगर 40 मिनट का सेशन ले रहा है तो वो खुद उसमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलता, वो बाकी सारा से जो है दूसरों को इन्वॉल्व रखता है। और ये नहीं कि किसी 2-4 बच्चों के उसको नाम याद हो गए तो उन्हीं को बार बार इन्वॉल्व कर रहा है, बाकी सारे बच्चे डोरमेंट उसमें बैठे हुए हैं, तो दैट्स नॉट द वे। Active learning entails guiding learners to increasing levels of responsibility for their own learning. Alright? It means कि जो active learning होती है, ठीक है, वो एक तरह से लर्नर्स को गाइड करती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो लेवल को इंक्रीज़ कर सकें अपनी लर्निंग के लिए, यानी कि अपनी लर्निंग के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हो सकें। ये नहीं है कि अब टीचर है उसने पढ़ाना है, पेरेंट है उसके पीछे पड़ा तुम पढ़ो। सबसे अच्छी चीज़ जो हमारा स्किल सेट का जो बेसिक हम लोगों का जो मोटिव है वो यही है कि हमने बच्चों को सेल्फ
डायरेक्टेड लर्नर बनाना है, हम उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग. वी हैव टू क्रिएट दैट लव फॉर लर्निंग इन दैम, दैट दे वुड लव टू लर्न. ठीक है, दे वुड लव टू डिस्कवर. तो वी हैव टू बी दैट. उसके बाद है एक्टिविटीज़ फॉर लर्नर टू इंस्ट्रक्टर. इंटरेक्शन माइट इंक्लूड. अब ये वाली जो बात हो रही थी कि लर्नर टू इंस्ट्रक्टर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर इंस्ट्रक्टर फीडबैक. बच्चे से आपने असाइनमेंट कराया, प्रोजेक्ट करवाया, फिर आपने उस पर फीडबैक दिया, तो ये आपका एक उसकी तरह इंटरेक्शन हो गया. ठीक है, उसके बाद है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डिस्कशंस हो जाती हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बच्चे इंस्ट्रक्टर से पूछ रहे होते हैं या फिर इंस्ट्रक्टर बच्चों से पूछ रहे होते हैं. अब आप बताएं कि आप इसमें से क्या ट्राई करते हैं. मॉडरेट उसमें क्या करते हैं आप, उनको प्रोजेक्ट दे के उनको अपने साथ इंटरेक्ट कराते हैं, या क्वेश्चनिंग टेक्निक से करते हैं, या किस तरीके से करते हैं, या आप खुद सोचें. उसके बाद लर्नर टू लर्नर में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, डिस्कशंस हो जाती हैं जो वही अगेन सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस, यानी कि आपस में कह लें कि ग्रुप्स बना के इक्वल उसके स्ट्रेंथ के, या फिर ऐसे ही रैंडमली, या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उनकी हो रही है, मतलब आपस में प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं उनको, या पीयर रिव्यू क्रिएटिंग हो रही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का जो है वो एवेल्यूएट करे, उसके बारे में लिखे, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखे जो वहाँ पे क्लास में मौजूद है. ठीक है, अपने साथ वाले बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में लिखे. तो इस तरह की बहुत सारी फ़नी जो चीज़ें हैं और बड़ी इंटरेक्टिव सी चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, जो लर्नर टू लर्नर जो है लोगों का कोलैबोरेशन, क्योंकि कोलैबोरेट ही तो करना है, इंटरेक्ट ही तो करना है, वरना तो फिर ऑनलाइन का फ़ायदा नहीं है. वरना तो एक वीडियो की तरह एक वीडियो दिखानी है तो बच्चे तो बिल्कुल एंगेज नहीं रहेंगे. व्हाट माइट यू ट्राई, आप क्या ट्राई करेंगे लर्नर टू लर्नर. अच्छा, लर्नर टू कंटेंट. अब क्या है इसमें, क्या होता है, टेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स यूजिंग टेस्ट पूल्स. आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से. ठीक है, आपको बहुत सारी आपको टूल्स जो हैं हमें से ज़राफ़ात की एक सेशन में आपको पता चलेंगे कि आपने किस तरह से जो है वो चीज़ों को आपने करना है. आपने क्विज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से आप डिस्कशंस हैं उसमें लिस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से पावर पॉइंट या फिर वीडियो प्रोजेक्ट्स आप जो है बनवा सकते हैं. बेसिकली ये सारे काम अपने लर्नर से करवाने हैं. ठीक है, लर्नर से आपने कैसे काम करवाने हैं कि जैसे आपने कहा कि चलें आप इस चीज़ की लिस्ट बनाएं, आप अपने ही टॉपिक से रिलेटेड उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएं, उनसे लिस्टिंग करवाएं, उनसे कहें कि ये टॉपिक है, अब वो जाके अपना प्रोजेक्ट बना के लाएं वीडियो की शक्ल में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शक्ल में, या फिर कंप्यूटर क्रिएटेड एक्टिविटीज़ करवाएं उनसे. आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब आपके पास ये अथॉरिटी है, आप उनको इंगेज करें उनकी जो इंटरेस्ट की फील्ड है उसके अंदर, और फिर आप उसको बाकायदा इस चीज़ को, ये नहीं कि आपने कर लिया तो आप उसको एक्नॉलेज ना करें. एक्नॉलेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बच्चा एक बार अच्छा काम करके लेकर आएगा, आपने उसको एक्नॉलेज करना. हो सकता है एक बच्चा छोटी सी ऐप डेवलप कर ले, अब उसने ऐप डेवलप कर लिया, आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आपने इन्फॉर्म करना है. आपने एक बहुत बड़ी बच्चे के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है. अब आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंट तरीक़ों से एक्नॉलेज कर सकते हैं. आप उसको अवार्ड भेजें, पेरेंट्स को कंग्रेचुलेट करें, फिर आप हमारी कम्युनिटी के पेज पे लगा दें, लोग देखेंगे, लाइक करेंगे बच्चे का नाम तस्वीर के साथ. तो इस तरह से दूसरे बच्चों में भी एक कह लें कि हेल्दी कंपटीशन एक डेवलप होगा, एक डिज़ायर डेवलप होगी आगे बढ़ने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए. तो आप क्या ट्राई करते हैं ये आपके ऊपर है. उसके बाद है द इंस्ट्रक्शंस प्लान. The instructor's plan for classroom response time and feedback on assignment is clearly stated. ठीक है, जो आपका प्लान है, जो आप प्लान करके आते हैं, it really matters. ठीक है, इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लर्नर जो है किस टाइम पर रिसीव करेगा रिस्पांस. आप ये नहीं कि आपने हवा में एक पहले प्लान बनाया जैसा कि होता है और आप ले आते हैं, जब जो होगा वो मैं कर लूँगा, जब होगी फिर वो देखी जाएगी. ऐसा नहीं होगा. अगर आपके 40 मिनट हैं तो आपने उसको डिसोसिएट करना है कि पहले 10 मिनट मैंने क्या करना है, फिर 5 मिनट मैंने क्या करना है, फिर 10 मिनट मैंने क्या करना है, फिर 5 मिनट मैंने क्या करना है. तो आपका पूरा एक कह लें कि टाइम स्लॉट बने हुए होंगे और आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है. अब आपने 35 मिनट से लेकर 37 मिनट तक अगर लेट्स से कि आपने क्वेश्चन पूछना है तो आपने उन्हीं 2 मिनट में, ये नहीं कि अब आप बोलते बोलते रवानी में आगे निकल गए और आपको कोई होश ना रहा और आपका टाइम स्पिल हो गया. तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना. Learners are better able to manage their course activities when they know upfront when to expect feedback from the instructor.
ठीक है। तो हमेशा क्लियर रहें अपनी जो आप लोगों की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजीज़ होती हैं उनको लेकर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, जो लर्नर्स होते हैं अपनी कोर्स एक्टिविटीज़ को, जब वो जानते हैं कि उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो किस तरह का, मतलब उसको कह लेंगे उससे वो फीडबैक का एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं। ठीक है। तो यानी कि आपने क्या करना है, अपने आप को पहली बात अपने अंदर क्लैरिटी को डेवलप करना है। आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस क्लियर देनी है, फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी है, फिर वो काम लेकर आएंगे, अच्छा लेकर आएंगे, और फिर आपने उनको इनकरेज भी बहुत ज़्यादा करना है। फ्रीक्वेंट फीडबैक फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर इंक्रीजेज लर्नर्स सेंस ऑफ एंगेजमेंट इन अ कोर्स। ठीक है। आप बार बार जितना फीडबैक देंगे, इंस्ट्रक्टर जितना फीडबैक देगा, उतना ज़्यादा लर्नर की जो है इंगेजमेंट है वो अच्छी रहेगी। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपनी बात किए जा रहे हैं, अपनी किए जा रहे हैं, अगले को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका डेफिनेटली जो है कह लेंगे कि इंगेजमेंट बिल्कुल उसमें जाएगा, डिस्टॉर्शन में जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन टिपिकली अपीयर्स इन द कोर्स सिलेबस। ठीक है। होना ये चाहिए कि आप जब भी बात कर रहे होते हैं तो टू द पॉइंट हो, मतलब एक पॉइंट आप ले रहे हैं, एक टॉपिक ले रहे हैं, जो कोर्स है, जो सिलेबाई है, वही बात हो रही है कि बार बार आपने जो है डेविएट नहीं करना, आपने टू द पॉइंट रहना है। बच्चे को भी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी और वो एंजॉय भी करेगा। वेयर एल्स कुड दिस इंफॉर्मेशन अपीयर। ठीक है। एक तो आपके टेक्स्ट बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन होती है, एक साइड पे बॉक्सेस होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं। आपने इसके अलावा डिसाइड करना है कि आपने जो इंटरेस्टिंग अब अपने टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने ज़रूर लेके आना है। जैसे आज अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो सोलर सिस्टम को पढ़ाने में कोई इंटरेस्टिंग सा फैक्ट उसके बारे में डालते हैं कि बच्चे को ना पता हो, ज़्यादातर कॉमनली लोगों को ना पता हो। इससे उनके पास एक सेंस ऑफ वर्थ आ जाएगी, अचीवमेंट आ जाएगी कि देखो मुझे एक बात पता है, और वो घर जाके बताएगा, और इससे आपका भी इंप्रेशन जाता है और वो बच्चा बड़ा खुश, और आप उसको कुछ दे रहे हैं तो वो आपके लिए इंडेप्टेड फील करेगा। इट इज़ नॉट इनफ टू आई नो इट व्हेन आई सी। जब मैं देखूँगा वही जब आएगी तो देखी जाएगी, ये जो हमारा एक कॉमन एटीट्यूड होता है, तो दैट्स नॉट द वे। जो रिक्वायरमेंट है लर्नर इंटरेक्शन की वो क्लियरली स्टेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा 100% एंगेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसमें आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि अब आपके पास बच्चा इंगेज नहीं है। जैसे कि नॉर्मली स्कूल्स में, फिज़िकल स्कूल्स में होता है, टीचर से बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे होते तो वो क्या करती है कि अथॉरिटी के ऑफिस में लेकर आ जाती है कि भाई अब आप इसको संभालें, हमारी बात तो ही नहीं मान रहा। या पेरेंट्स को बुला लेते हैं, ये फेलियर है टीचर का, क्योंकि उसको इंगेज करना ही नहीं आता, वो प्लान करना ही नहीं आता। जब उसने प्लान नहीं किया होता हर बच्चे की नीड्स के मुताबिक, तो फिर ज़ाहिर है डिज़ास्टर तो होगा। ठीक है। इसके बाद हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये बाद में उसी की समरी लिखी हुई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से बेसिकली डिज़ाइन होनी चाहिए। ठीक है। वो मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है। एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट कर रही हूँ। उसके अलावा जो है वो टाइम का, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट का बड़ा एक फैक्टर होना चाहिए। इंटरेक्शन जो है वो उसमें लाजमी होना चाहिए। ओके। तो ये एक बिल्कुल लाइटर नोट पे एक मैंने आपसे शेयर किया है। उसके बाद टॉप 10 जो है वेज टू ह्यूमनाइजिंग योर क्लास। अपनी क्लास को ह्यूमनाइज़ करने के 10 तरीके, और स्पेशली इसका जो किस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमनाइज योर क्लासेस, कि अपनी क्लासेस में एक इंसानी टच दें, लगे कि भाई लोग इंसान सामने बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। ये नहीं कि एक बिल्कुल आप ऐसे लगे रोबोटिक सा वो जो आ रहा होता है एक, ठीक है, वो सेंस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल लगे कि इंसान बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसके तरीके क्या है, लेट देम गेट टू नो यू। अपने आप को पहले उसको जानने दें। ये नहीं कि आप उनके लिए कि एलियन है, आप उनके सामने बैठ गए हैं, पेरेंट्स ने उनका एडमिशन करा दिया है तो अब उनके लिए मजबूरी है आपको 4-5 घंटे फेस करना, ऐसा नहीं है। लेट देम गेट टू नो यू। अपने आप को उनको जानने दें। उनके फ्रेंड तो नहीं मैं कहूँगी बने, लेकिन उनकी आप फेवरेट पर्सनैलिटी ज़रूर बने, क्योंकि उन्होंने आपको बेयर करना है इतने लंबे टाइम के लिए। तो यू मस्ट बी देयर फेवरेट, दे मस्ट बी विलिंग टू लिसन टू यू। ठीक है। इसको फेमिलियर लैंग्वेज यूज़ करें। बच्चों के होते हैं ना इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, आपको भी पता होता है,
ऐसे बच्चों की कुछ टीचर्स को मैंने देखा है वो कार्टून्स में से एग्जाम्पल ढूंढ के लाती हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो है ना आपके साथ थोड़ी कह लें कि कमिटमेंट, आपके साथ ना उनको एक कंपैटिबिलिटी फ़ील होती है कि हाँ ये टीचर हमारी तरह सोचती हैं। ऑल्दो कि आप कार्टून्स नहीं देखते होगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जिस लेवल पर भी आप हो, आपको उस बच्चे के इंटरेस्ट के लेवल पे जाना पड़ता है और ये ज़रूरी होता है। ऐसा आप करेंगी, फेमिलियर लैंग्वेज यूज़ करेंगी, तो उससे बच्चे के लिए बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात, जब आप नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा हाई डिक्शन यूज़ नहीं करना। आपकी अगर वोकैबुलरी बहुत अच्छी है दैट्स टू गुड, लेकिन उसको आपने लेवल वाइज देखना है। आपने उसका डोज देना ज़रूर है, लेकिन बड़े तरीके से। ये नहीं कि आप बच्चे के सर के ऊपर से सब गुजर रहा है। मेक योर डिस्कशंस इंटरेस्टिंग। अपनी डिस्कशंस को इंटरेस्टिंग रखें, उसमें ह्यूमर को इंक्लूड करें, मजाक करें, ऐसा जिसमें कोई किसी के ह्यूमिलेशन का जो है वो एलिमेंट ना हो, लेकिन ये है कि आपस में कोलैबोरेट करें, एंजॉय करें। ख़ुद को भी ऐसा ना बना लें कि आपके लिए भी एक ड्यूटी है। जैसे कि होता है, मैंने देखा है टीचर्स के उसके पास के टीचर्स जब क्लास में जाते हैं तो लग रहा होता है कि कोई जैसे पता नहीं उनको कोई सज़ा दी गई है, और बच्चे जब टीचर आ जाती है तो दे डोंट फील रिलीव्ड, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि उनके लिए भी कोई सज़ा शुरू हो। तो ऐसा ना करें, आपस में इतना अच्छा इंटरेक्शन करें कि उनको भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए। ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि क्रिटिकल थिंकिंग को क्यों स्टडी करना चाहिए, एक तरह से वो है। ठीक है, तो उनको उनकी क्लास बनाएं। ये जो आपकी क्लास है उनकी क्लास नहीं, बच्चों की क्लास बनाएं। लेट देम कंट्रीब्यूट कंटेंट, उनको कंटेंट को कंट्रीब्यूट करने दें। लेट्स से कि आपने वाइट बोर्ड सामने खोल के रखा हुआ है, 4 पॉइंट आपने पहले से लिखे हुए हैं, उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएं। ठीक है, आप कहेंगे बच्चों अब आप बताओ, आपने लिखा माय फेवरेट पर्सनालिटी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली शाह, लेट्स से दैट। अब आपने 2 क्वालिटीज़ लिख दी कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन थी, उनके अंदर ठीक है लीडरशिप थी। अब बच्चों से बोलें बेटा आप बताओ, एक पॉइंट आप बताओ, एक आप बताओ। अब सबके पॉइंट आप लिखते जाएं। अब सबको सेंस ऑफ ऑनरशिप फील होगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी कि हमारी बात की इंपॉर्टेंस है, हमसे भी पूछ के काम किया जाता है, तो उनको लगेगा कि हम भी इस क्लास के मालिक हैं। जब उनको मलकियत फ़ील होगी तो क्यों नहीं अटैच रहेंगे उसके साथ, उनको अपनी चीज़ लगने लगेगी। ये नहीं कि इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है वही पढ़ाया जा रहा है। यूज़ पिक्चर्स, जितनी पिक्चर्स आप यूज़ करेंगे डायनामिक, और अब वैसे तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इसमें तो ये सारा रिसोर्स बिल्कुल फ्री है ना, तो आप पिक्चर्स यूज़ करें अच्छी सी, इनके अच्छे से ग्राफिक्स हों, कैची हों, बच्चों को भी मज़ा आए, इन्वॉल्व रहें। आपने देखे बच्चा 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो है वो बैठा हुआ कार्टून देखता रहता है। क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, एनिमेटेड होते हैं, कैची होते हैं, एनिमेटेड होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, अपने लेसन्स को बहुत डायनामिक, बहुत ज़बरदस्त सा बनाएं, बहुत कलरफुल बनाएं कि बच्चे इंगेज रहें, उनको वो कार्टून्स की तरह ही लगें, बल्कि उनके बीच में अपनी भी शमूलियत हो, जिससे वो सीखें, एक्टिव लर्निंग करें, वो आपको भी वैल्यू दें, और वो चीज़ सीख सकें जो वो घर के जो एक फ़िज़िकल स्कूल में नहीं सीख पाते। और बल्कि ये ज़्यादा आसान है, आपको पता है फ़िज़िकल स्कूल से ये जो टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करना है, इट इज़ ईजियर। पुट योर सेल्फ इन पिक्चर्स एंड वीडियोज़, ये मैं सबके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप बच्चों के किसी फेवरेट कैरेक्टर को रख दें आप। ठीक है, आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत उसमें आती है, जैसे अभी एक टीचर ने अपने आप को एक लिखा हुआ है इट्स गुड टू बी किंग, एक टीचर ने अपने आप को एक किंग के उसमें आउटफिट में डाला हुआ है, तो बच्चों को हंसी आती है, दे एंजॉय दिस। या आर यू गेटिंग, ये एक टेक्निक है बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाने की। ठीक है, आप क्लास के किसी बच्चे को बना दें और बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप करवाएं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स आती हैं, तो ऑनलाइन के अंदर ये बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप इस किस्म की मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। प्रीव्यू, इसमें अगर आपको यूनिट प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से आप मतलब आप ना उनके साथ लाइट नोट पर चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है, बी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट देम नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये नहीं है कि उनको पता ही ना हो कि चल क्या रहा है, क्लास के अंदर हो क्या रहा है। एवरीवन मस्ट बी क्लियर, आपकी वॉइस नोट क्लियर होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर बात करें। ठीक है, बच्चों को लेके चलें। क्लैरिटी कहाँ नहीं होगी, जब एक ही क्लास में आप 10 चीज़ें पढ़ाने के लिए ले आएंगे। एक क्लास का 1 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ना रखें, उसको क्रिस्प रखें, उसको जितना ज़्यादा तोड़ें उतना अच्छा है, जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। और बार बार उस कीवर्ड को जिस पे आपका लेसन चल रहा है उसको रिपीट करें, ताकि हर बच्चा क्लियर हो कि आज हम ये पढ़ रहे हैं। डोंट हैव देम अवॉइड द क्लास बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, ये ना हो कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो कि आपकी क्लास छोड़कर चला जाए। ओवर राइट इफ़ नीडेड, आप बार बार लिखें,
अपनी स्क्रीन पे बार बार लिखें कि ये चल रहा है। अगर आपको तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको ओवरराइट कर सकते हैं। जो आपके पास वाइट बोर्ड होता है, जो भी फैसिलिटी होती है, बच्चे को आप बार बार बताएं कि वो क्लियर रहे कि वो पढ़ क्या रहा है। ठीक है। कीप देम इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म्ड रखें कि कोर्स मैप है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इस तरह से हम लोग जैसे LMS को इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि वेलकम टू द क्लास, सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से कीप देम इन्फॉर्म्ड, इस तरह पूरे वीक के जैसे एक्सपेक्टेशंस आप उनके साथ रख सकते हैं कि हम लोगों ने रीडिंग क्या करनी है, डिस्कशंस क्या करने हैं, क्विज़ किस किस्म के होंगे। तो आप इसको थोड़ा कह लें कि ख़ुद भी क्लियर रहने के लिए, बच्चों को भी क्लियर रखने के लिए वीक के ऑब्जेक्टिव्स, डेज़ के ऑब्जेक्टिव्स, मंथ के ऑब्जेक्टिव्स आप उनसे लाजमी शेयर करें। उनको उनका माइंड मैप पता होना चाहिए कि उन्होंने किस किस रास्ते को फॉलो करना है। इससे उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगी, वो इंगेज भी रहेंगे, उनको मज़ा भी आएगा, एक डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट होगी। एड योर पिक्चर। ठीक है। ऑफर पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स जो है वो ऑफ़र करें। ठीक है। उनको जैसा कि आपको बताया कि रिमार्क्स वगैरह दें। उनको हमेशा इंसेंटिव बेस्ड रखें, क्योंकि जब तक आप बच्चे को इंसेंटिव्स नहीं देंगे, एनकरेज नहीं करेंगे, अवार्ड्स नहीं देंगे, उनको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं देंगे, तब तक बच्चा जो है वो कह लें कि उस तरह से आपके साथ इंगेज नहीं हो पाएगा। तो अगर आज के पूरे ट्रेनिंग सेशन का हम सम अप करें तो इसमें आपने डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स आपने सीखी हैं कि जिनको अप्लाई करते हुए आप बच्चों को, लर्नर्स को एंगेज रख सकते हैं। ठीक है। होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग सेशन। आप लोगों ने असेसमेंट शीट को लाजमी फिल करना है। ठीक है। और ये जितने भी लर्निंग पॉइंट्स हैं इनको आप अपनी एक जगह पर लिख लें, और लिखने के बाद आपने इसको रिलीजियसली इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, ताकि 100% बच्चे इंगेज रह सकें। थैंक यू।